हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीट लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और संपूर्ण सीडीपी की प्लेलिस्ट रीट सीडीपी के नाम से बनाई गई है। जो लोग इंटरेस्टेड है तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और कमेंट करके ये जरूर बताना आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास क्या है? सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो यह कथन दिया गया था स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया था। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के में प्राप्त हो जाती है। मतलब पियाजे की कौन सी अवस्था में वस्तु स्थायित्व की अवधारणा प्राप्त हो जाती है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है। वस्तु स्थायित्व से यह तात्पर्य है कि जब छोटा बच्चा होता है पहली अवस्था में, जो संवेदी गामक अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष, तो इस अवस्था का गुण होता है वस्तु स्थायित्व की क्वालिटी पाई जाना। यह क्वालिटी पाई जाती है बच्चों में संवेदी गामक अवस्था में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि छोटा बच्चा होता है, कोई चीज़ उसके सामने नहीं है तब भी वो समझ पाता है कि ये जो चीज़ हमारे सामने नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी हमारे क्या है, अगल बगल है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने जैसे कि कोई भी व्यक्ति है छिप जाए उसके सामने से, उसके मतलब आंखों के सामने से दूर हो जाए, अगल बगल कहीं छिप जाए, फिर भी वो जान पाता है कि यह कोई जो व्यक्ति या फिर जो वस्तु है, तो ये क्या है, हमारे पास ही में है। जैसे कि कोई बच्चा है यहाँ पे, जैसे कि एक बेड बना हुआ है और यहाँ पे कोई बच्चा लेटा हुआ है। और यहाँ पे एक खिलौना पड़ा हुआ है और इससे वो खेल रहा है। उसका खिलौना नीचे गिर जाए बेड के, तो उसकी आंखों के सामने खिलौना नहीं है, उसके नीचे गिर गया है, उसको दिखाई नहीं दे रहा उसकी आंखों के सामने, फिर भी वो समझ पाता है कि जो खिलौना है हमारे आसपास ही मौजूद है। तो इसी प्रकार की जो क्वालिटी होती है उसे वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। उसके बाद अब आपको पियाजे के बारे में कुछ पॉइंट नोट करने की, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। एक इनकी जो है पुस्तक याद करना है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। किसकी पुस्तक है यह? थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तक लिखी गई है जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है। उसके बाद जैसे कि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। जो संवेदी गामक अवस्था थी, पहली अवस्था है और इसकी एज है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। उसके बाद पूर्व परिचालन या फिर इसे पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं, इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था होती है मूर्त परिचालन या फिर मूर्त संक्रियात्मक, इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। उसके बाद औपचारिक परिचालन, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अवस्था होती है 11 वर्ष से अधिक। जो 11 वर्ष से अधिक की एज होगी तो वह बच्चा औपचारिक परिचालन अवस्था में आएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने जीन पियाजे के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। अगर यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछा जाता कि वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है, तो केवल वृद्धि अगर बात की जाए तब उसमें से किसी व्यक्ति की जो है वजन, किसी व्यक्ति का जो है वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं, जो चीज़ें मात्रात्मक होती हैं, वह सारी चीज़ें आती हैं वृद्धि के अंतर्गत। और विकास के अंतर्गत, विकास जो होता है वह मात्रात्मक भी होता है, साथ साथ गुणात्मक भी होता है। विकास कैसा होता है? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। और वृद्धि के बारे में आपको ये पॉइंट नोट करना है कि वृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक होती है। और जो विकास जो होता है वह गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है। गर्भावस्था या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से इसकी शुरुआत हो जाती है। प्रसव पूर्व अवस्था से इसकी शुरुआत हो जाती है और जब तक प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक प्रत्येक व्यक्ति का विकास चलता रहता है। और जो विकास ये चलता रहता है, सारे जीवन विकास चलता है। तो किस सिद्धांत के अनुसार? विकास के निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार। विकास के निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण जीवन प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता रहता है। उसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि गर्भ में
बच्चे को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था गर्भावस्था के बारे में, तो 280 दिन। कितने दिन? 280 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। किसको कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं। इसी अवस्था में संवेगों में परिवर्तन होने लगता है। संवेगों में परिवर्तन किशोरावस्था में होता है। शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं और इसी अवस्था में वीर पूजा की भावना आ जाती है। बच्चों में वीर पूजा की भावना आ जाती है। वीर पूजा से तात्पर्य होता है, वीर पूजा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों में जो है वीर पूजा की भावना किस अवस्था में आती है? तो किशोरावस्था में। वीर पूजा से यह तात्पर्य होता है कि बच्चे किसी को अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे कि भगत सिंह है, तो भगत सिंह के विचारों को अपनाएंगे। कोई जैसे कि महात्मा गांधी जैसे बनना चाहता है, कोई जो है सुभाष चंद्र बोस के जैसे बनना चाहता है, तो अपना एक रोल मॉडल बना लेते हैं और उनके जैसे जो बनने की जो उनके अंदर जो क्वालिटी आती है, तो उसे क्या कहते हैं? वीर पूजा कहा जाता है। उसके बाद किशोरावस्था के बारे में आपको एक चीज़ और नोट करना है। किशोरावस्था को संघर्ष तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा जाता है। और ये किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल ने। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि किशोरावस्था को किसने संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। उसके बाद बात की जाए अगर शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था को जो है सीखने का आदर्श काल कहा था। सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। वैलेंटाइन ने कहा था सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को। उसके बाद इसकी बात की जाए बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था को समूह की आयु, उसके बाद गंदी आयु, समूह की आयु, गंदी आयु, चुस्ती की आयु के नाम से जानते हैं। चुस्ती की आयु के नाम से भी जाना जाता है किसको? बाल्यावस्था को। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास जो होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बालक के विकास में वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और साथ साथ में वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है, यह कथन दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। और थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम, 3 नियम बताए थे। 3 नियम कौन कौन से थे? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। कितने नियम बताए थे? 3 नियम बताए थे, प्रमुख नियम। तो यही वो 2 नियम है, अभ्यास एवं तत्परता के, और तीसरा होता है प्रभाव का नियम। तो यह दिए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो अच्छी लिखावट। क्या होता है? सबसे चीज होती है इंपॉर्टेंट, अच्छी लिखावट। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था की एज पूछा गया यहाँ पे। अभी हम लोगों ने पिछले जो है क्वेश्चन में पढ़ा था, संवेदी गामक अवस्था की एज क्या होती है? 0 से 2 वर्ष। तो जन्म से लगाकर 2 वर्ष तक हो जाएगी इसकी अवस्था की एज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं और लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं। परामर्श का उद्देश्य, परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। तो परामर्श के ये सारे उद्देश्य हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो इन ऑप्शन के अनुसार नैतिकता का अगर विकास करना है बच्चों में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने बड़ों का अनुकरण करके सीखते हैं, और ज़्यादा टाइम जो होते हैं बच्चे, जैसे कि स्कूल में जब एडमिशन वगैरह हो गया उनका, तो स्कूल में ही बिताते हैं काफ़ी टाइम। तो एक शिक्षक का अनुकरण बहुत ही ज़्यादा करते हैं बच्चे। तो इसके अनुसार शिक्षक जिस प्रकार का व्यवहार करेगा तो बच्चे भी उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो इसलिए एक शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान यह था कि इन्होंने किंडरगार्टन का विकास किया था। क्या किया था? किंडरगार्टन का विकास किया था।
एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का या फिर तटस्थता की भावना का। तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना का। किसका? सहयोग की भावना का। और एक जो अच्छा जो अध्यापक होगा तो बच्चों में वो कभी भी प्रतिद्वंदात्मक और जो है प्रतियोगिता की भावना का विकास नहीं करता है। ये सारे क्या निगेटिव पॉइंट होते हैं। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षक का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का जो है संपूर्ण रूप से चारों तरफ से विकास किया जाना चाहिए, मतलब 360 डिग्री में। जैसे कि 360 होता है तो ये चारों तरफ से जो है पूरा बच्चे का विकास किया जाना चाहिए, संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से। बस यह केवल दायित्व नहीं होता है टीचर का कि बस उसका सब्जेक्ट जो है कोर्स पूरा करा दिया जाए। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर डैश दिया गया है, फिर तथा फिर डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण के विशिष्ट अन्योन क्रिया के परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कितने महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देते हैं? तो 18 से 24 महीने में। 18 से 24 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू की सर्व शिक्षा अभियान जो है कब शुरू किया गया था? 2001 में। 2001 में। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? तो अधिगम का आधार है उद्दीपन अनुक्रिया। क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया। और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। किसने दिया? स्किनर ने दिया था। और अंतर्दृष्टि या फिर सोच का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। किसने? कोहलर ने। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या फिर शिक्षक की लिखावट? तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किसके लिए? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो शिक्षण संबंधी जो सहायता सामग्री होती है उसका यूज किया जाता है शिक्षक के द्वारा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षक को आनंदित और रोचक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या फिर अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक का दायित्व होता है कि किसी के माता पिता अगर नहीं आ रहे हैं तो एक शिक्षक उनसे खुद मिलना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? जाकर उनसे मिलना चाहिए। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक। कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठचर्या निर्माण करना एक अत्यधिक इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है यह। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए तो लोगों के बीच में, लोगों के बीच में, जिसकी वजह से जो विद्यार्थी हों थोड़ा अपने को क्या है अच्छा महसूस कर पाएँ कि लोग उनको अच्छा समझ रहे हैं जब उनकी प्रशंसा की जा रही है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार जो है अवस्थाएं बताई गई हैं कि विकास जो है सबसे पहले सांवेदिक रूप में होगा, फिर मूर्त में, फिर अमूर्त में। तो इसका आंसर यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का या फिर अनुमानी विधि का। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमानी विधि का। किसका? अनुमानी विधि का, क्योंकि वो अपने अनुमान के अनुसार जो है परिकल्पना का परीक्षण कर उपकरणों की मरम्मत करता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार संबंधित है विकास के निरंतरता के सिद्धांत से। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जब तक प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? घटती है। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या उसकी क्षमता घटती है? तो इसका आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है वह होती है रचनात्मक मूल्यांकन। क्या होती है? रचनात्मक मूल्यांकन। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या फिर ये सभी। तो एक शिक्षक को अगर ये सारे काम पर है, ये सारी क्वालिटीज़ पर है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो इसके अनुसार ये सभी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? मतलब कौन सी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसमें बताई गई हैं? विद्यार्थियों का समग्र विकास किया जाना चाहिए, सही है, बिल्कुल ये सही है। अनुभवात्मक शिक्षा होनी चाहिए, ये भी सही है। पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती होनी चाहिए और बहुभाषावाद पर जोर देना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सही है। तो इसके अनुसार जो यहाँ पे जो ऑप्शन है तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो खुद करके जब तक कोई व्यक्ति नहीं करेगा कोई चीज़ तो उतना है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और जब तक कोई चीज़ नहीं करेगा, मतलब खुद से अगर कोई चीज़ करके सीखता है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस पर और काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ें उसे आती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समावेशी शिक्षक सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या फिर विश्व बंधुता। तो समावेशी शिक्षक सिद्धांत जो है आधारित है समता एवं समान अवसर पर। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करना किसी टीचर को, तो उसके लिए विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से किससे संबंध रखता है? तो यह संबंध रखता है अधिगम स्थानांतरण से। उसके बाद क्वेश्चन हमारा, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? तो यह कथन है रॉस का। किसका? रॉस का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है? मानसिक विकास से, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, या फिर भाषा का विकास। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन संबंधित है मानसिक विकास से। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमान में होता है, सही है कि विकास का जो है कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि आगे चल के कोई व्यक्ति है कैसा मतलब कार्य करेगा। उसके बाद विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। विकास रेखीय होता है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि विकास जो होता है रेखीय नहीं होता है बल्कि सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया गलत ऑप्शन, तो इसके अनुसार सी ऑप्शन गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का अनोखा काल माना जाता है बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को।
उसके बाद एक पॉइंट आपको और नोट करना इसमें से कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा था? कोल तथा ब्रूस ने। कोल तथा ब्रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा जो है यह वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका? क्रो एंड क्रो का। उसके बाद क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। किस अवस्था को? बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि शैशवावस्था की जो है विशेषता नहीं है नैतिकता का होना, जबकि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है, छोटे बच्चे होते हैं, इस वजह दूसरों पर निर्भर होते हैं, और मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है इस अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये सारे क्वालिटी जो है शैशवावस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का जो विकास दर्शाता है, यह कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत के अनुसार। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है बच्चे का, तो वह केंद्र से परिधि की ओर होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, बिग व हेड की विशेषताओं को यहाँ पे डैश करके बताया गया है कि कौन सी अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिग व हेड। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है? निरंतरता सिद्धांत, अनुक्रमिकता सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत और प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती यहाँ पे कोई भी विकास सिद्धांत नहीं, जबकि विकास निरंतर होता रहता है, अनुक्रमिकता के अनुसार क्रम से होता है और सामान्य से विशिष्ट होता है। तो ये तीन कथन जो है सही है, मतलब विकास सिद्धांत होते हैं, जबकि प्रतिवर्ती जो है विकास सिद्धांत नहीं होता। अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है।